बचपन मेरा ज़ाहिर है कि बाकी लोगों की तरह बड़ा इंटरेस्टिंग था, बड़ा यादगार था। स्कूल में मैं शाय था, जी, जी। लेकिन घर पे मैं शरारती होता था, ठीक है? तो क्योंकि थोड़ा मेमोराइज़ेशन करना हमारे सिस्टम में आपको पता है एजुकेशन सिस्टम थोड़ा ऐसा है कि उसमें मेमोरी पे ज़्यादा फ़ोकस किया जाता है। रट्टा सिस्टम जिसको कहते हैं। हाँ, कॉन्सेप्चुअलाइज़ेशन कम है। हुँ, हमारा टेक्सटाइल का बिज़नेस था, ठीक है। तो फैमिली बिज़नेस था, तो उसमें ये था कि साथ-साथ पढ़ाई भी चलती रही यूनिवर्सिटी हुँ, में, साथ-साथ बिज़नेस के साथ भी इन टच रहा। तो क्या ये टफ़ था दोनों चीज़ों को साथ-साथ लेके जाना बिज़नेस और पढ़ाई को? टफ़ नहीं था इतना, लेकिन इंटरेस्टिंग बहुत था। सर पढ़ाई भी आप बीबीए कर रहे थे और ऑलरेडी आप बिज़नेस कर रहे थे, तो क्या बीबीए की वज़ह से आपके बिज़नेस में कोई असर हुआ? वो कहते होते हैं कि देयर इज़ नथिंग सो प्रैक्टिकल देन अ गुड थियरी। ऐसा क्यों है सर कि हम जी, बाहर के ममालिक से इतना पीछे रह गए हैं? हालाँकि हमारे पास वो रिसोर्सेज़ या वो चीज़ हाँ। या वो इल्म की कमी तो नहीं है, बट फिर भी हम लोग उनसे पीछे हैं। आपको पता है यूनाइटेड स्टेट्स की जो स्ट्रेंथ है, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ, जी, नो डाउट वो उसके पास ज़ाहिर है डॉलर है, एक इंटरनेशनल करेंसी करेंसी है, है। लेकिन उसकी जो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है वो उसकी यूनिवर्सिटीज़ हैं। नो डाउट देयर इज़ नो हार्म इन टेकिंग इनिशिएटिव्स, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लें। देखें, एक चीज़ ज़हन में रखें कि ये एक अल्लाह का निज़ाम है, ठीक है? बेशक। ना सब लोग बिज़नेस कर सकते हैं, ना सब लोग जॉब कर सकते हैं। हुँ। अच्छा, जॉब वालों से पूछे तो वो कहते हैं यार बिज़नेस क्या बात है, बिज़नेस बहुत अच्छी चीज़ है। बिज़नेस में बड़े पैसे कमाए जा सकते हुँ। हैं। बिज़नेस वो जो चले। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ मेरी कहानी। आज हमें गिफ्ट यूनिवर्सिटी से जॉइन किया है डॉक्टर उमर मुख्तार ने, एसोसिएट प्रोफेसर, डायरेक्टर ऑफ एमबीए। तो सर, आप मुझे अपनी बचपन की कोई यादगार मेमोरीज़ के बारे में बताएँ? बहुत शुक्रिया जनाब, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। तो बचपन मेरा ज़ाहिर है कि बाकी लोगों की तरह बड़ा इंटरेस्टिंग था, बड़ा यादगार था जो गुज़रा। तो मेरी जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है वो गुजरांवाला से ही है, सेंट पीटर्स हाई स्कूल से, ठीक है। ठीक है। तो उसके बाद फिर मैंने ज़ाहिर है यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, ठीक है। मैंने फिर बैचलर्स किया बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में, फिर मैंने एमएस किया, एमफिल किया क्वालिटी मैनेजमेंट में, और फिर मेरा पीएचडी है मैनेजमेंट में, फोकस्ड ऑन सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग। तो बस बचपन जो है वो ज़्यादातर जो है वो खेल-कूद में गुज़रा, ठीक है। तो खेल-कूद में क्रिकेट बहुत खेली है, ठीक है, हुँ, वक़्त के साथ-साथ बचपन में दोस्तों के साथ। मेरी बहुत ज़्यादा दोस्ती नहीं थी होती लड़कों के साथ, लेकिन ये है कि मेरे जो नेफ्यूज़ थे, क्योंकि मेरे नेफ्यूज़ जो हैं वो उनमें और मेरे ऐज में इतना फ़र्क नहीं है, उनके साथ भी अच्छा टाइम गुज़रा। प्लस जो मेरे कज़न्स हैं उनके साथ बड़ा अच्छा टाइम गुज़रा। क्रिकेट बहुत खेली हमने। ठीक है। इवन मुझे याद है थोड़ी-सी हमने गुल्ली डंडा भी खेली, ठीक है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा मोहल्ले वाली थी, स्पोर्ट थी। हुँ, बट क्रिकेट बहुत खेली है और हॉकी भी खेली है इवन। ठीक है। तो स्कूल की तरफ से भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती थी। तो बचपन जनाब बड़ा यादगार है। सर स्कूल की कोई ऐसी एक्टिविटी बताएँ, आप कैसे स्टूडेंट थे स्कूल लाइफ़ में? शाय थे, क्रिएटिव थे, कि बड़े शरारती बच्चे होते हैं ना, क्या आप उस तरह के थे? नहीं, मैं वैसे शाय था, लेकिन ये है कि शरारतें भी कर लेता था, बट ये है कि आई वाज़ शाय स्टूडेंट इन स्कूल स्पेशली। अच्छा, उसमें ये होता है कि स्कूल में मैं शाय था, जी, जी। लेकिन घर पे मैं शरारती होता था, ठीक है? तो ये इस तरह की चीज़ें हैं। जी। ठीक है। तो सर आपकी जब कॉलेज लाइफ़ कैसी गुज़री? कॉलेज लाइफ़ अच्छी थी। बस जो थोड़ा-सा सिस्टम के मुताबिक जो चीज़ें थी, जो ज़रा थोड़ी डिस्टर्ब करती थी, हुँ, कि क्योंकि थोड़ा मेमोराइज़ेशन करना हमारे सिस्टम में, आपको पता है एजुकेशन सिस्टम थोड़ा ऐसा है कि उसमें मेमोरी पे ज़्यादा फ़ोकस किया जाता है। रट्टा सिस्टम जिसको कहते हैं। हाँ, कॉन्सेप्चुअलाइज़ेशन कम है। हुँ, लेकिन शुक्र है अल्लाह का, आई वाज़ नॉट बैड स्टूडेंट, लेकिन ये है कि आई वाज़ अ मैरेज एवरेज स्टूडेंट, ठीक है। तो उसमें ये था कि गुज़ारा होता गया, लेकिन मेरा हमेशा फ़ोकस होता था कि चीज़ को समझा जाए, इसकी नेचर को समझा जाए, कॉन्सेप्चुअल बिल्कुल, जो उसके पॉइंट्स चीज़ें होते हैं, हैं पॉइंट्स ज़िंदगी हैं, उनको समझा जाए, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज़ बेशक। आगे जब आप प्रैक्टिकल लाइफ़ में जाते हैं, जी, जी। तो नंबर्स बहुत ज़्यादा अच्छे आना ये ज़रूरी नहीं है, हुँ, ठीक है? लेकिन ये है कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना ये बड़ा ज़रूरी है। ठीक हो गया। जी। सर आपकी कॉलेज लाइफ़ से लेके पीएचडी तक का सफ़र कैसा रहा? कॉलेज से पीएचडी का सफ़र इस तरह का था कि
बीच में मैं कुछ थोड़ा बिजनेस साइड पे चला गया जब मैंने अपनी क्योंकि हमारा फैमिली बिजनेस भी था तो मैं थोड़ा उसमें इन्वॉल्व हो गया, तो साथ साथ पढ़ाई भी चलती रही। कौन सा और बिजनेस था सर आपका पहले? हमारा टेक्सटाइल का बिजनेस था, ठीक है। तो फैमिली बिजनेस था, तो उसमें ये था कि साथ साथ पढ़ाई भी चलती रही यूनिवर्सिटी में, साथ साथ बिजनेस के साथ भी इन टच रहा। बड़ी अच्छी बात है। हाँ, तो ये बेसिकली उसमें फिर आप समझे पैरेलल दोनों चीज़ें चली ना। हम्म। तो तो क्या ये टफ था दोनों चीज़ों को साथ साथ लेके जाना, बिजनेस और पढ़ाई को? टफ नहीं था इतना, लेकिन इंटरेस्टिंग बहुत था, हम्म। क्योंकि जब यूनिवर्सिटी में मैं बिजनेस एजुकेशन ले रहा था तो साथ साथ मैं बिजनेस में कर भी रहा इन्वॉल्व था। भी था। हम्म। तो लकीली अल्लाह ताला ने मौका दिया हुआ था कि एक फैमिली बिजनेस था, तो उसमें मुझे बड़ा कुछ सीखने को बहुत अच्छा मिला, हम्म। क्योंकि वो जो मैं पढ़ रहा होता था तो वो साथ साथ मैं प्रैक्टिकल कर भी रहा था। देख भी रहा होता था कि ये कैसा हो रहा है कैसे नहीं, हम्म। और उसको कुछ हद तक कर भी रहा होता था। तो इससे बड़ा फ़ायदा होता है जी। सर पढ़ाई भी आप बीबीए कर रहे थे और ऑलरेडी आप बिजनेस कर रहे थे, तो क्या बीबीए की वजह से आपके बिजनेस में कोई असर हुआ? बिल्कुल, बिल्कुल फ़ायदा हुआ। मैंने बल्कि जो अपने बीबीए में जो पढ़ा, उसको मैं क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन जो थी फैमिली बिज़नेस था, इट वाज़ नॉट अ लार्ज ऑर्गेनाइज़ेशन। इट इट वाज़ ए लाइक इट इज़ ए एसएमई, एक स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज़ है। हम्म। तो उसमें जो वैसे तो बहुत ज़्यादा फॉर्मल सेक्टर भी नहीं होता एसएमई, आपको पता ही है पाकिस्तान में। तो उसमें लेकिन फिर भी जहाँ तक जो भी अप्लाई हो सकता था, मैंने बिल्कुल किया, और चीज़ों को बहुत बेहतर भी किया, ऑपरेशंस को बहुत बेहतर किया, ठीक है? और डॉक्यूमेंटेशन की, जिस ठीक तरह है? दौर जदीद की तरफ जा रहा है, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो फिर आपने भी बल्कि उसमें मैंने कुछ मुझे याद आ गया कि मैंने फिर उसमें टेक्नोलॉजी ऐड की? एडवांसमेंट भी की, हम्म। ईआरपी सॉफ्टवेयर भी बनवाया, ठीक है? तो जो जितने भी ऑपरेशंस थे, वो बड़े स्ट्रीमलाइन हो गए, बड़ा बिल्कुल, आप उन फ़ायदा सब हुआ। चीज़ों को डिजिटल हाँ, ले गए। जी। लेकिन एक्चुअली इसमें पता क्या चीज़ है, जो एसएमईज़ है ना, वो ज़्यादातर फ़ोकस कर रही होती हैं अपनी सेल्स और मार्केटिंग में, ठीक है। बल्कि सेल्स पे ज़्यादा फ़ोकस कर रही होती हैं, क्योंकि हमारा बी टू बी बिज़नेस था। तो बी टू बी बिज़नेस में ज़्यादातर पर्सनल सेलिंग की जाती है। हम्म। तो उसमें ज़्यादातर जो मैंने काम किया वो पर्सनल सेलिंग की, अपने ठीक है। क्लाइंट से जाके मीटिंग्स करके, क्योंकि हम वेंडर्स हैं टेक्सटाइल कंपनीज़ के। जी जी। तो वहाँ पे जाके उनको अप्रोच करके तो पर्सनल सेलिंग करने की कोशिश करता था, ज़्यादातर फोकस वहाँ पे होता था। नो डाउट ऑपरेशन साइड पे भी था हम्म। कि हमारा जो स्टॉक्स हैं या बाकी जो हमारे ट्रेडिंग इंपोर्ट है, तो उसके जो प्रॉपर जो एंट्रीज़ हैं, उसका सिस्टम है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, सेलिंग है, ठीक है, उसको ज़रा कंप्यूटराइज्ड किया, थोड़ा ठीक है। बेहतर किया। क्योंकि उस वक्त तो आपको पता है कि ईआरपी एक मुझे याद है कि एक बड़ी नई चीज़ होती थी। ज़्यादातर लोग मैनुअली खाते खाते बना वगैरह के और लिखते इस थे, तरह के कर रहे बिल्कुल। होते थे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था मेरे लिए, और बिल्कुल बिज़नेस को फ़ायदा भी हुआ। जी। तो सर आपका जैसे आपने बताया कि आप बाई बिजनेस था, तो हुँ। क्या आपको इससे बिजनेस सीखने में कोई मदद मिली? बिल्कुल, क्योंकि आपको बिल्कुल। शुरू से स्टार्ट नहीं करना पड़ा। हाँ, नहीं, ये बड़ा फ़ायदा हो जाता है। ये मैंने आपको बताया कि ये अल्लाह का शुक्र होता है, अल्लाह की मेहरबानी थी कि कोई ऑलरेडी एक बिज़नेस था, तो उसको फिर हम उसको थोड़ा-सा आगे लेकर चले, ठीक है? और प्लस बिज़नेस एजुकेशन भी हासिल कर रहे थे। बिल्कुल। तो ये बड़ा अच्छा हो गया कि बड़ा प्रैक्टिकली साथ-साथ देखते रहे चीज़ों को, तो उससे थियरी और प्रैक्टिकल जो है ना, ये बिल्कुल उसका आप समझें कि इंटीग्रेशन हो चुकी हुई थी। हम्म। तो बिल्कुल इससे फ़ायदा होता है, बिल्कुल। सर जैसे कि आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस था, ठीक है, चल रहा था, तो आपने उसी को परस्यू किया, तो हुँ। क्या आप अपने आप को बिजनेसमैन कहलवाना पसंद करेंगे कि एंटरप्रेन्योर? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखें, एक्चुअली एंटरप्रेन्योर एक जो बिज़नेसमैन होता है ना, वो बेसिकली बिज़नेस तो कर रहा होता है, ठीक बिल्कुल। है? लेकिन वो एंटरप्रेन्योर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है? ठीक है। मतलब इसको मैं इस लिहाज से कह रहा हूँ, इस पर्सपेक्टिव में कह रहा हूँ। वैसे तो कई लोग इसको किसी भी बिज़नेसमैन को एंटरप्रेन्योर ही कहते हैं। ये दोनों लफ्ज़ इंटरचेंजेबली यूज़ होते हैं, ठीक है। ठीक है? लेकिन अगर आप एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन ये करते हैं, या इसकी मतलब आप समझें कि इसको इस तरह समझते हैं कि ये ग्रास रूट लेवल से बिज़नेस को लेकर चलना और ऊपर लेकर जाना, यही एंटरप्रेन्योरशिप है, तो उस हवाले से मैं आपको बताऊँ कि बेसिकली एंटरप्रेन्योर कोई भी है, ठीक है? वो जब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग भी हो, जिसे हम्म। हम आमतौर पे बर्ड इन हैंड भी कहते हैं, ठीक है? तो उसमें नई जो चीज़ें लेकर आता है, नई जिद्दत लेकर आता है, जी। नए इनिशिएटिव्स लेकर आता है, तो वो उसको भी हम एंटरप्रेन्योर कह सकते हैं, ठीक ठीक है? है।
हाँ, अगर एक बिजनेसमैन है जो कि कोई नए इनिशिएटिव नहीं लेकर आ रहा, कोई नई चीज़ें नहीं कर रहा, बिल्कुल, तो उसे आप कह सकते हैं कि वो एंटरप्रेन्योर नहीं है, वो ठीक है? बिज़नेसमैन अगर है। आपकी डेफिनेशन मानी जाए या आपकी जो मैं समझा हूँ आपकी डेफिनेशन कि वो इनिशिएटिव नहीं ले रहा, तो वो एंटरप्रेन्योर तो नहीं है। ठीक है। बिल्कुल कह सकते हैं, वो एंटरप्रेन्योर तो नहीं है, लेकिन वो बिज़नेसमैन तो हो सकता है। तो बेसिकली मैंने फिर अपने फैमिली बिज़नेस में जब नए इनिशिएटिव्स लिए, बल्कि मैंने उसके साथ फिर एक सिस्टर कंसर्न कंपनी भी शुरू की, सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें मैंने अपनी जो है ना आप समझे कि डिस्ट्रीब्यूशन की, हुँ। डिफरेंट प्रोडक्ट्स की, डिफरेंट कंपनीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन लेकर जी, फिर जी। आगे मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करता रहा। बिल्कुल डिफरेंट इंडस्ट्री थी, लेकिन ये है कि वो फिर आपने जो सीखा होता है बिज़नेस में, फैमिली बिज़नेस से, वो फिर आप कहीं और पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल। लकीली मैंने अपने इनिशिएटिव्स लेने तभी शुरू कर दिए थे। हुँ, मुझे ये था कि मैं वाक़ई मुझे ये सोच रही थी कि यार ये तो ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है? ये भी ज़रूरी है, शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ने अगर दिया तो इसको चलाना चाहिए, लेकिन बिल्कुल। कुछ नया भी स्टार्ट करना चाहिए। तो फिर मैंने उसी वक़्त कुछ नया स्टार्ट किया, एक बिज़नेस वेंचर स्टार्ट किया, और फिर उसके बाद कंटिन्यू है। मैं और भी कई मतलब बिज़नेसेस में इन्वॉल्व रहता हूँ। सर आपने तो ये जी। ऑलरेडी एक्जिस्टिंग बिज़नेस को कंटिन्यू किया, तो हुँ। क्या ये आप पे बर्डन था? मतलब ज़बरदस्ती करवाया गया कि आप खुद भी इंटरेस्टेड थे इस बिज़नेस में? जो फैमिली बिज़नेस था? जी, जी, फैमिली बिज़नेस नहीं, था। मैं इंटरेस्टेड था, लेकिन मैंने आपको बताया कि मेरा मेरा खुद ही दिल करता था कि मैं ठीक कुछ है, ऐसी खुद से भी कोई क्रिएशन करूँ, ठीक है? ऑलरेडी ठीक है। फैमिली बिज़नेस होना अच्छी बात है, नहीं लेकिन होता है मेरा ना कि बचपन में हमारा होता है कि हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, हाँ, हाँ, ठीक है, वकील बनेंगे। हाँ। नहीं, लेकिन मेरा तो चूँकि वैसे आप म ऑलरेडी मेरा वैसे शुरू से मैं आपको बताऊँ, मेरा तो ये पहले एक दफ़ा बना था मेरा हुँ, ट्रेंड कि मैं इंजीनियर बनूँगा, ठीक है, ठीक है? लेकिन फिर मैंने अपना जो है ना वो थोड़ा मेरा चेंज हो गया, ठीक है। बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस और एटीट्यूड। कुछ कल्चर भी ऐसा था घर में, हुँ, बिज़नेस कल्चर ही था, बिज़नेस फैमिली से था। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, मैंने बिज़नेस ही करना है, हुँ, ठीक है? तो शुरू से मेरा यही ज़ेन था कि मैं बिज़नेस करूँगा। और उसमें आप माशाल्लाह कामयाब भी हुए हैं। जी, जी। बस शुक्र है अल्लाह का, कोशिश करते रहते हैं। बाकी जिस माशाल्लाह। तरह अल्लाह को मंज़ूर नतीजा, क्योंकि अल्लाह के हाथ में होता हाँ है, जी, हमारा काम होता है बेशक, कोशिश करना। तो बेशक। बेसिकली वो लेकिन कहते फिर होते हैं जब कि मैं नथिंग सो थोड़ा-सा जब मैंने प्रैक्टिकल देन जब अ गुड अपना थ्योरी, मास्टर्स कंप्लीट ठीक किया, है? तो यानी कि मेरा फिर प्रैक्टिकली इंटरेस्ट प्रैक्टिकली होती है, टीचिंग प्रैक्टिस से ही आती है। और रिसर्च साइड पे भी चला गया, हुँ, ठीक है? मैंने ये मतलब देखा है, अपने एक्सपीरियंस में ये देखा है कि बेशक आपने शुरू में अपने कुछ बनाए होते हैं ख्वाब कि मैंने क्रिकेटर बनना है, मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है, मैंने एंकर बनना है, ठीक है? बिल्कुल। तो लेकिन ये है कि मुझे ये लगता है कि इंसान अपना रास्ता बदलता रहता है, हुँ, वो चेंज करता है। सिर्फ़ एक दफ़ा मतलब वो सिर्फ़ डॉक्टर ही नहीं बनना चाहता, अगर कभी वो ना भी बनना चाहे, जी, जी, तो वो अपना रास्ता चेंज भी कर लेता होता है, उससे ठीक है। पहले-पहले। तो इट इज़ पॉसिबल कि यू कैन ज चेंज योर विज़न, यू कैन मॉडिफ़ाई योर विज़न, आप अपना रास्ता बदल लें, ठीक है? और अपना मिशन बदल लें। तो मैं आप समझे कि मैंने फिर थोड़ा-सा अपना इस तरफ भी रुझान, मुझे ऐसे लगा कि मेरा हो गया है और मेरा रुझान हो भी गया टुवर्ड्स द टीचिंग और रिसर्च प्रोग्राम, लेकिन वो हुआ भी बिज़नेस और मैनेजमेंट स्टडीज़ में ही। हुँ, क्योंकि अपनी मुझे फ़ील्ड में ही हाँ, क्योंकि आपने मैंने देखा था कि ये ऑलरेडी कैसे प्रोसेस चलते हैं, हुँ, तो मेरा इंटरेस्ट भी यही हुआ कि मैं ये लोगों को भी बताऊँ, लोगों को भी गाइड करूँ बिल्कुल। कि कैसे बिज़नेस किया जाता है, ठीक है? क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ ज़्यादातर जो बुक्स हैं, जी, जी, जो लिटरेचर है, वो फ़ॉरेन बुक्स हैं, ठीक है? ठीक है, फ़ॉरेन एग्ज़ाम्पल्स दी होती हैं। बिल्कुल, तो उसकी जो रेलेवेंस है, वो हमें ज़रा कम नज़र आती है। ये नहीं ठीक कि वो है। रेलेवेंट नहीं, देर वो कहते होते हैं कि देयर इज़ नथिंग सो प्रैक्टिकल देन अ गुड थियरी, हुँ, ठीक है? यानी कि थ्योरी भी प्रैक्टिकली होती है, बिल्कुल, प्रैक्टिस से ही आती है। जिन्होंने बिल्कुल, बुक्स लिखी हैं, उन्होंने रिसर्च की है, प्रैक्टिस देखी है, तो फिर उसके बेस पर उन्होंने कॉन्सेप्ट्स और थ्योरीज़ डेवलप की हैं, ठीक ठीक है। है? और वो आपने देखा भी होगा, बुक्स के अंदर फिर एग्ज़ाम्पल्स भी दी होती हैं। वो एग्ज़ाम्पल्स उन्हीं प्रैक्टिशनर्स की दी होती हैं, उन्हीं इंडस्ट्री हुँ, के कंपनीज़ की दी होती हैं, फैक्ट्रीज़ की दी होती हैं, ठीक है? प्रोडक्ट्स की दी होती हैं। तो थ्योरी भी जो बुक्स में लिखी होती है, वो भी प्रैक्टिकली होती है। लेकिन क्योंकि हम लोकल इंडिजिनस चीज़ों को ज़्यादातर देख रहे होते हैं, तो हमें ऐसा लगता है जैसे कि ये तो यार फलाँ कंपनी की बात हो रही है जो अमेरिका में है, यूएस में है। यहाँ पे तो ये कंपनी नहीं है। तो इसका मतलब है यहाँ पे ये होता भी नहीं है। हालाँकि ऐसी हुँ, बात नहीं है। वो देयर कैन बी चेंज इन लेवल्स। हुँ, लेवल में चेंज आ सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पे उस तरह अप्लाई नहीं हो रही, या जो बाहर हो रही हैं, बाहर ज़रा सिस्टम अच्छा है, बिल्कुल, सिस्टमैटिक तरीके से चीज़ें चल रही होती हैं, बाहर फॉर्मलाइजेशन ज़्यादा ज़्यादा है,
ऐसा क्यों है सर कि हम जी। बाहर के ममालिक से इतना पीछे रह गए हैं? हालाँकि हमारे पास वो रिसोर्सेज़ या वो चीज़ हाँ, या वो इल्म की कमी तो नहीं है, बट फिर भी हम लोग उनसे पीछे हैं। मैं वही बात बता रहा था, मैं पहले वो पिछली वाली बात कंप्लीट कर लूँ। वो इसमें ये था कि वो असल में वो फिर रेलेवेंस जब नहीं नज़र आती ना आपको लोकल लेवल पे, तो फिर आपको ऐसा लगता है कि जैसे थ्योरी का फ़ायदा नहीं है। हुँ, लेकिन वो मैंने जब देखा अपना बिज़नेस करके भी, फैमिली बिज़नेस भी और भी जो मैंने इनिशिएटिव्स लिए, कि ये बिल्कुल वही चीज़ें हैं जो हम किसी न किसी जगह पे इवन हम कॉन्शियसली शायद उस उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई ना कर रहे हों, लेकिन सबकॉन्शियसली हमने जो सीखा होता है, जो हुँ, इल्म हासिल किया होता है, बुक से पढ़ा होता है, टीचर से पढ़ा होता है या प्रैक्टिकली देखा होता है, एक्सपीरियंस किया होता है, वो कहीं न कहीं आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ़ में इवन सबकॉन्शियसली कर रहे हो लेकिन अप्लाई ज़रूर कर रहे होते हैं, हुँ, ठीक है? ये नहीं आपको याद होगा कि अच्छा यार मैंने ये अब कॉन्सेप्ट फलाँ जगह पे मैंने फलाँ क्लास में पढ़ा था, फलाँ टीचर ने पढ़ाया था, अब मैं उसको अप्लाई करने लगा हूँ। मतलब कॉन्शियसली आप मेबी अप्लाई ना कर रहे हो कॉन्सेप्ट को, लेकिन सबकॉन्शियसली आप अप्लाई कर रहे होते अप्लाई हैं। कर रहे होते हैं। तो आपका सवाल था कि सॉरी हमारे मैं आपका पास सवाल भूल गया जी। मेरा मेरा क्वेश्चन ये था हाँ, कि हमारे पास रिसोर्सेज़ भी हैं, इल्म भी है, हाँ, बट हाँ, क्यों हाँ, हम बिल्कुल। टेक्नोलॉजी में उनसे इतना पीछे हैं? असल में वो ज़ाहिर है कि हमारा जो पाकिस्तान है, ठीक है? 1947 में इंडिपेंडेंस हुई इसकी, तो अ, यहाँ पे भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के असरात आए, ठीक है? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद और यहाँ पे भी बड़ी टेक्नोलॉजी आई, ठीक है? लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ दहाइयों पहले जो है ना वो एक थोड़ा-सा इंडस्ट्रियलाइज़ेशन बहुत कम भी हो गई, शुरू हो गई, वो किसी वजह से आपको पता ही है। उसमें फिर जब इंडस्ट्रियलाइज़ेशन कम हुई, बहुत सारी इंडस्ट्री यहाँ से चली गई, तो उससे बहुत बैड इम्पैक्ट आया, ठीक है? हुँ, मतलब एक रीज़न तो ये है कि अगर उसी स्पीड के साथ जब 1960 की दिहाई में इंडस्ट्रियलाइज़ेशन पाकिस्तान में होनी शुरू हुई थी, अगर उसी स्पीड के साथ चलती रहती तो आज हम भी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियली या टेक्नोलॉजिकली एडवांस होते। बहुत सारी हुँ, चीज़ें आज यहाँ पे भी बन रही होती। मतलब इसमें कोई शक नहीं है, मेरा ख़्याल है कि हम भी मोबाइल्स बना रहे होते, मैन्युफैक्चर कर रहे होते, अगर वो 1960 वाली जो स्पीड है इंडस्ट्रियलाइज़ेशन की वो रहती, कायम हुँ, रहती। लेकिन बीच में आपको पता है डिसरप्शन हो गई, जिसकी वजह से हमारी जो है ना वो ये वजह एक तो ये फैक्टर है। और भी कई फैक्टर्स हैं, जैसे एक और फैक्टर ये भी हो सकता है, जो मेरे ख़्याल से बड़ा मतलब इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारा क्योंकि शुरू से हमारी जो ये मुल्क है, जी, ये एक 1947 में हमारे पास कुछ नहीं था। जब हमारे बिल्कुल। बड़े हिजरत करके आए, तो हमारे पास कुछ नहीं था, ठीक हुँ, है? और हमारा जो नेशन है वो मतलब ये जो कंट्री है ये डेवलपिंग नेशन है, ठीक है? हुँ, तो जो ऑलरेडी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, जैसे यूएस में होती है, स्वीडन में होती है, यूरोपियन कंट्रीज़ में होते हैं, उनकी हिस्ट्री बहुत लंबी है। वो काफ़ी देर से जो है ना वो ये काम कर रहे हैं, ठीक है? नो डाउट जापान पे भी एटॉमिक बॉम्ब गिरा था तो वो भी ज़ीरो पे आ गए थे बिल्कुल। कुछ शहर उसके, लेकिन ठीक उन्होंने है? उसके बाद बहुत मेहनत लेकिन की रिवाइव और वो किया, वो हमारी बिल्कुल, गलती है कि हम उस तरह रिवाइव नहीं कर पाए। बिल्कुल। हालाँकि मैंने आपको बताया ना 1960 वाली अगर रहती, जी, जी, तो हम भी ऑलमोस्ट डेवलप्ड कंट्री होते, कंट्रीज़ में हाँ, या शुमार होते। डेवलप ना होते तो जिस तरह मलेशिया है, जी, उस जी, तरह होते, जिस तरह टर्की है, उस तरह होते, एज़ ए मुस्लिम कंट्री बात कर रहा हूँ। लेकिन क्योंकि अब यूएस की हिस्ट्री भी लंबी है, यूरोप की हिस्ट्री बहुत लंबी है, ठीक है? काफ़ी देर से वो मुल्क बने हुए हैं। फिर थोड़ा-सा मुसलमानों का आपको पता है कि फ़ोकस थोड़ा हट गया था एजुकेशन साइड पे, इल्म की साइड पे। हुँ, मैं ज़्यादातर बात कर रहा हूँ साइंटिफिक और साइंस रिलेटेड जो चीज़ें हैं, उससे ध्यान हट गया, जी, ठीक है? जिसकी वजह से फिर वो हम क्योंकि हमारे मुल्क में ज़्यादातर मुसलमान ही थे वहाँ से हिजरत जो करने वाले। हिजरत करने वाले, तो हमारा और हमारे इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स बहुत थे हुँ, 1947 के बाद, तो हम आहिस्ता-आहिस्ता ग्रो करते रहे, फिर बीच में डिसरप्शंस भी आ जाती हैं, ठीक है? तो ये कुछ रीज़न्स हैं जिसकी वजह से आप समझिए कि हम उस तरह तरक्की नहीं कर पाए, जिस जिस तरह तरह हमें हमें करनी करनी चाहिए थी। चाहिए थी। हुँ, लेकिन कई लोग को बारे में मतलब सुना जाए तो वो ये कहते हैं कि यार हम अभी बने भी तो 80 साल हुए हैं ना, हुँ, ठीक है? तो हम इतने पुराने भी नहीं हैं, ठीक है? हुँ, लेकिन 80 साल में भी प्रोग्रेस बेहतर होनी चाहिए थी, आप सही बिल्कुल। कह रहे हैं। तो कुछ हमारे इकोनॉमिक मसाइल बहुत हैं। देखें, इनोवेशन या रिसर्च ज़्यादातर वहाँ पे होती है, जहाँ पे आपके पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो, हुँ, ठीक है? रिसर्च कल्चर अवेलेबल हो, ठीक बिल्कुल। है? और हमारी जो स्कूल एजुकेशन है, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। हुँ, वहाँ पे ही क्रिएटिविटी, वहाँ पे ही
नई चीज़ें, नई प्रोडक्ट डेवलपमेंट, नई प्रोडक्ट्स को ऑफ़र करना, वो क्रिएटिविटी की हमें प्रैक्टिस देनी चाहिए। तो वो फिर आके जब वो फिर बेहतरी आती है। तो सबसे जो बेस चीज़ है वो ऐसे ही है कि हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जी जी। वो जब तक स्ट्रांग नहीं होंगे ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो उस तरह इनोवेशन आ सकती है, नई प्रोडक्ट्स डेवलप हो सकती हैं, ठीक है। बिल्कुल न्यू इनोवेशंस आ सकती हैं, ये बहुत मुश्किल है जब तक हमारा एजुकेशनल सिस्टम जो है ना, इसमें जो ख़राबियाँ हैं वो ठीक नहीं की जाएंगी। आपको पता है यूनाइटेड स्टेट्स की जो स्ट्रेंथ है, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ, जी। नो डाउट वो उसके पास ज़ाहिर है डॉलर है, एक इंटरनेशनल करेंसी करेंसी है, है। लेकिन उसकी जो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है वो उसकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हम्म। ठीक है। मतलब वहाँ पे इतनी, वहाँ पे क्योंकि नॉलेज इकॉनमी बन गई हुई है, हम्म। वो इकॉनमी नॉलेज इकॉनमी है, ठीक है। वहाँ पे कोई लेक्चर दे रहा हो या कोई नई यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च आ रही हो, तो वो साथ ही रिसर्चेस को जो है ना वो डिसेमिनेट कर देते हैं, उनको प्रॉपर फंड्स मिलते हैं और उनको रिसर्च करने के फंड्स मिलते हैं। तो वो फिर, अपॉर्चुनिटीज बहुत हाँ, ज्यादा है वहाँ पे। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, नो डाउट के पैसे के बगैर भी इनोवेशन हो सकती है, ठीक है, हम्म। लेकिन उस मैसिव लेवल पे नहीं हो सकती जिस मैसिव लेवल पे प्रॉपर फंडिंग, हम्म। प्रॉपर टाइम एलोकेशन, ठीक है। और यानी कि आप समझे कि रिसर्च के लिए आपको बाकी जो टेंशन्स हैं, स्पेशली जो इकोनॉमिक टेंशन्स हैं, हम्म। उनसे आपको मुबर्रा होना पड़ता है, हम्म। ठीक है, फिर आप अच्छी रिसर्च कर सकते हैं और फिर आप कोई ना कोई क्रिएटिविटी ला सकते हैं। और वो भी ज़रूरी नहीं कि हर बंदे को नई प्रोडक्ट बना रहा होगा, कुछ उसमें नाकाम भी होंगे, कुछ कामयाब भी होंगे, बिल्कुल। लेकिन आपको उसमें फंडिंग चाहिए होती है बहुत, ठीक है। तो वो ठीक है। अनफॉर्चुनेटली हमारा, क्योंकि मुल्क इतना अमीर मुल्क नहीं है, हम्म। तो हमारे ज़ाहिर है कि इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम बहुत ज़्यादा रिसर्च पे इन्वेस्ट कर सकें। तो यही वजह है हमारे पीछे हाँ, रहने ये की। वजह भी है और भी इसकी वजह है, सिर्फ दैट इज़ नॉट द वन हम्म। रीज़न। दैट इज वन ऑफ द हाँ, रीजन। हाँ, वन ऑफ द रीज़न्स यू कैन हम्म। से। जी। ठीक। सर, आप अपने तजुर्बे से कोई ऐसा मैसेज या कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट देना चाहे जो हुँ। न्यूली बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए? बिल्कुल, मैं एक पॉइंट नहीं, मैं कई पॉइंट देना जी जी, चाहूँगा, जरूर। ठीक है? शायद मैं सारे ना भी बयान कर सकूँ, श्योर श्योर। ठीक है? लेकिन उसमें यही है कि देखें, इनिशिएटिव लें, नो डाउट देयर इज़ नो हार्म इन टेकिंग इनिशिएटिव्स, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लें, ठीक है? मैं आमतौर पे अपनी क्लासेस के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप की क्लास में एग्जांपल देता होता हूँ कि शुरू में जो है ना वो आप जब बिज़नेस शुरू करते हैं, तो पहले उसको सीखने के लिए आप छोटे-छोटे स्टेप्स लें, ठीक है? ठीक है। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बिल्कुल शुरू में ना करें, मतलब टोटली नॉट रिकमेंडेड। हाँ, अगर आपका कोई ऑलरेडी बिज़नेस चल रहा है और आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट है, तो आप उस पे जा सकते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन वो भी रिस्की हो जाता है, ठीक ठीक है। है? तो मैं अक्सर एग्जांपल देता होता हूँ कि अगर आपके पास 50 लाख रुपए है, हम्म। तो आपने अगर बिज़नेस शुरू करना है और आपने शुरू-शुरू में तो बिल्कुल थोड़ा-सा इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप कहते हैं यार मैंने इन्वेस्ट करना ही करना है, ठीक है। ठीक है? उसके बगैर मेरा बिज़नेस चल ही नहीं सकता या शुरू भी नहीं हो सकता। तो अगर आपके पास 50 लाख रुपए है तो आप 10 लाख से बिज़नेस शुरू करें। ठीक है। कभी भी 40 लाख या 50 लाख सारा ना लगा दें, ठीक है? पोर्टफोलियो बनाएँ। एक दूसरा जो पॉइंट है वो है पोर्टफोलियो, हम्म। कि आप सिर्फ़, वो कहते हैं डोंट पुट एग्स इन वन बास्केट, हम्म। ठीक है? आप पोर्टफोलियो बना के चलें। ठीक है। ठीक है? कि थोड़ी-सी इन्वेस्टमेंट आपने यहाँ पे करनी है, थोड़ी-सी यहाँ पे करनी है, थोड़ी-सी यहाँ पे करनी है, ठीक है? ठीक है। वो प्रोडक्ट्स भी हो सकती हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी हो सकती हैं, कि इसका मकसद ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक सर्विस या एक प्रोडक्ट नाकाम भी हो जाए, तो दूसरे के चलने के चांसेस हों। तो कोशिश करें कि इसको पोर्टफोलियो बना के हम्म। रिस्क को थोड़ा-सा मैनेज करें, ठीक ठीक है? है। और ताकि शुरू, थोड़ा लॉस अगर हो तो आप वो बेयर हाँ, कर अगर सकें। लॉस भी हो, अफोर्डेबल लॉस हो, जैसे अफोर्डेबल हम लॉस। आमतौर पे कहते होते हैं कि अफोर्डेबल लॉस होना चाहिए। हम्म। ऐसा लॉस हो जाए, फॉर एग्जांपल अगर 10 लाख रुपया चला भी जाता है 50 में से, हम्म। तो आपको बहुत ज़्यादा, आपकी मतलब वो आपको टेंशन नहीं रहेगी। आप हम्म। कहेंगे यार कोई बात नहीं, अभी 40 लाख रुपए पड़ा हुआ है, हम्म। थोड़ा सोच समझ लेते हैं। फिर वो आपको लर्निंग भी बहुत हुई होगी, जब आपने 10 लाख का बिज़नेस किया होगा, बिल्कुल, आपने तो बहुत कुछ आपको सीखा होगा। बहुत कुछ सीखा होगा और होपफुली 10 लाख ज़ाया नहीं होगा। बिल्कुल, ये तो अगर ज़ाया मॉनेटरी टर्म्स में ज़ाया हो भी जाए, हम्म। तो वो फिर भी आपका ज़ाया नहीं होगा। आप उससे कुछ ना कुछ, आप समझेंगे आपने 10 लाख रुपए लगा के एक एंटरप्रेन्योरशिप की डिग्री कर ली है, ठीक है? हम्म। वो बिज़नेस जो जब आपने किया, एग्जैक्टली। तो आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग होगी। सर, तो आपको स्टार्टिंग न्यू बिजनेस बताना चाहेंगे? जो बच्चे अगर न्यू बिजनेस करना चाह रहे हैं, हुँ, हुँ। तो आपको ऐसा बिजनेस उनको बताएं जो बिल्कुल आसान हो और कोई कोई भी आम आदमी भी
उसको स्टार्ट कर सकता है? मुझे जो देखिए असल में ना बिजनेस कोई भी है ना, वो जब आप शुरू करते हैं तो उसमें ज़ाहिर वो बिजनेस और भी लोग कर रहे होते हैं, बिल्कुल। ठीक है। तो कोई भी बिजनेस हो, अगर अच्छे तरीके से किया जाए तो वो आसान नहीं है, ठीक है। आसान से मतलब ये है कि आप समझिए कि बिजनेस करना एक जद्दोजहद का नाम है, एक मुसलसल जद्दोजहद का नाम है, ठीक है। ठीक है। बिजनेस इज़ नॉट एन ईजी थिंग, लेकिन इसका फिर ज़ाहिर है रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा है। मतलब रिवॉर्ड इस तरह है कि आपको जो उसका आउटकम आता है मॉनेटरी टर्म्स में तो आता ही है, ठीक है। वैसे भी आपकी पर्सनैलिटी बड़ी ग्रूम हो जाती है, ठीक है। आपने अगर बिजनेस किया हो या कर रहे हो तो आपको जो लर्निंग हो रही होती है ना, उसकी वजह से आपकी पर्सनैलिटी के अंदर ऐसी चेंजेस आ रही होती हैं जो आपको एक बड़ी अच्छी क्रिज्मेटिक पर्सनैलिटी में की तरफ ट्रांसफॉर्म कर रही होती चीज़ें, ठीक बेशक है। सर, जॉब वाले और बिजनेस वाले बंदे में हाँ, वैसे डिफरेंस नजर आ जाता है। बिल्कुल आता है। लेकिन एक और जो चीज़ है, मतलब वो जब आपने बात की कि देखें, एक चीज़ ज़हन में रखें कि ये एक अल्लाह का निज़ाम है, ठीक है। बेशक। ना सब लोग बिज़नेस कर सकते हैं, ना सब लोग जॉब कर सकते हैं, हम्म। ठीक है। वो हम आमतौर पे कहते होते हैं, मज़ाक थोड़ा-सा जी जी वो जरूर। भी है, मज़ाहिया सा चीज़ है कि सब अगर डॉक्टर बन जाएँगे, जी। तो फिर दवाई लेने कौन आएगा, जी। ठीक है। तो इसलिए सही बात है। ये बड़ा ज़रूरी है कि हम आम तौर पे मैंने देखा है जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, जी जी। वो थोड़ी-सी ज़्यादती कर जाते हैं इस तरह कि वो जॉब करने वालों को बिल्कुल वो रद्द कर देते हैं, हम्म। ठीक है। देखिए किसी के लिए बिज़नेस करना है तो वो जॉब है, ठीक है। मतलब किसी को काम बिज़नेस करवा के देना, किसी के लिए इनिशिएटिव्स लेना, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नई चीज़ें लेकर आना। हम्म। इनिशिएटिव्स तो यहाँ पे भी है ना, बेशक। रिस्क यहाँ पे भी है बेशक। कि आपकी भी परफॉर्मेंस जज होगी, आप जॉब कर रहे हैं। अगर आपने कोई गलत डिसीजन मेकिंग की कि कंपनी कुछ कह ना दे या कंपनी के साथ आपके ताल्लुकात ना बिगड़ जाएँ, तो इनिशिएटिव्स और रिस्क तो वहाँ पे भी है। बिल्कुल। लेकिन हाँ, जॉब में वो आप किसी के लिए कर रहे होते हैं, हम्म। ठीक है। लेकिन जब अपने बिज़नेस के लिए तो वो अपने लिए सिर्फ कर रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक जॉब करने वाला बंदा भी एंटरप्रेन्योर बन सकता है या हम्म। एंटरप्रेन्योर हो सकता है, होते भी हैं। बिल्कुल। जब आप नए इनिशिएटिव्स ले आएँ, नई चीज़ें करें, प्रोडक्ट डेवलपमेंट करें, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करें, तो वो भी तो एंटरप्रेन्योर ही है ना। बिल्कुल। वो अलग बात है, वो किसी के लिए कर रहा है, ठीक है। तो हमें जॉब वालों को बिल्कुल डिग्रेड नहीं करना चाहिए। देखें, ठीक है। जॉब वाले भी इनिशिएटिव्स लें, नई चीज़ें करें, ठीक है, तो उनकी भी पर्सनैलिटी बड़ी ग्रूम हो सकती है, ठीक है। हाँ, वो एक अलग बात है कि अगर आपकी कंपनी बहुत बड़ी है तो वहाँ पे क्योंकि वो एक मैकेनिस्टिक सा कल्चर होता है, एक मशीन होती है और वो एम्प्लॉय जो है वो उस मशीन का एक पुर्जा होता है सिर्फ, बिल्कुल। तो वो कोई बहुत बड़े इनिशिएटिव्स नहीं ले सकता। हम्म। तो उस केस में मेरा ख्याल है कि वो शायद उस तरह का एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकेगा, ठीक है। लेकिन चांसेस हैं, फिर भी ये आप पे डिपेंड कर रहा होता है कि आप न्यूनेस पसंद करते हैं और हम्म। वैरायटी पसंद करते हैं। कई लोग होते हैं जो नई चीज़ें ना करें तो वो उनको लगता है मेरी ज़िंदगी बोर होगी, ठीक है। तो वो कहने का मकसद ये है कि एंटरप्रेन्योर्स भी ज़रूरी हैं, हम्म। डेफिनेटली, और जॉब करने वाले भी ज़रूरी हैं। देखें, एक एंटरप्रेन्योर की टीम में जॉब करने वाले ही होंगे ना, ज़रूरी तो हम्म। नहीं कि वो उसके साथ शेयर होल्डर्स हों, ठीक है। इस तरह भी होता है वैसे मॉडल कि वो शेयर होल्डर भी होते हैं, जी जी। लेकिन ज़्यादातर यहाँ हमारे यहाँ वो उस तरह का कल्चर नहीं है। यहाँ पे जॉब करने वाले की उस कंपनी में शेयर्स नहीं होते, ठीक है। हाँ, अगर वो पब्लिक लिस्टेड है तो वो ले सकता है, शेयर्स ले खरीद सकता है स्टॉक मार्केट से। तो कहने का मकसद ये है कि वो ये एक अल्लाह के निज़ाम है बेशक। कि जॉब वाले भी होंगे, और बिजनेस नौकरी वाले भी पेशा हैं। भी लोग होंगे और बिज़नेस वाले भी लोग होंगे। हम्म। तो हमें किसी एक आप समझिए कि कम्युनिटी को रद्द नहीं कर देना चाहिए कि यार ये बिज़नेसमैन ही की लाइफ ही अच्छी है, हम्म। यही कामयाब हैं और जॉब करने वाले कामयाब नहीं हैं। हालाँकि बहुत सारे बिज़नेसमैन फ्लॉप भी होते हैं, फेलियर भी होता है, ठीक है। बिल्कुल। लोग वो कई लोगों को मैंने सुना है, मैंने बल्कि बल्कि ना ये थोड़ा ऑब्ज़र्व किया है क्योंकि मेरा थोड़ा-सा बिज़नेस बैकग्राउंड भी है। तो मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि जो बिज़नेस तो करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मैं यार अपने बच्चों को ना बिज़नेस नहीं कराना, हम्म। मैंने ना उनको जॉब करानी है, ठीक है। बिज़नेस में बड़ी टेंशन्स हैं यार, रिस्क बहुत ज्यादा होता है रिस्क सर। बहुत होता है, हम्म। टेंशन्स बड़ी हैं, सप्लायर के इश्यूज़ हैं, कस्टमर्स के इश्यूज़ हैं, कंपेटिटर का इशू है। मुल्क के इश्यूज़ हैं। बड़ा बिज़नेस यार मुश्किल काम है यार, बिज़नेस में रिस्क होता है, लॉस हो जाता है, हम्म। ठीक है, पैसे बैड डेट्स में चले जाते हैं। तो यार मैंने तो अपने बच्चों को ना, अपने बच्चे को या अपने बेटे को या अपनी बेटी को बिज़नेस नहीं करवाना, जॉब करवानी है, ईज़ी लगी बंदी महीने बाद आ जाती है।
अच्छा, जॉब वालों से पूछे तो वो कहते हैं यार बिजनेस क्या बात है, बिजनेस बहुत अच्छी चीज़ है, बिजनेस में बड़े पैसे कमाए जा सकते हैं, ठीक है। हालांकि उनको ये नहीं पता कि जो जो बिजनेस करने वाले हैं, नो डाउट उसके अपने फ़ायदे हैं, लेकिन वहाँ पे भी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो आपको पे करनी पड़ती है। तो बिजनेस की अपनी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जॉब की एक अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। जॉब की ये है कि आप शायद इनिशिएटिव्स ना ले सकें, शायद उस तरह पैसा ना कमा सकें, ठीक है। लेकिन वहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है बिजनेस की, वो ये है कि एंटरप्रेन्योर की जो ज़िंदगी है वो बड़ी टफ हो जाती है। मैंने अभी एक रिसर्च की है, जी जी। मेरा एक पेपर है, अंडर रिव्यू है रिसर्च पेपर, उसमें मैंने एंटरप्रेन्योरल वेलबींग पे स्टडी की है कि ठीक है। उनकी वेलबींग कैसी, क्योंकि मैं यहाँ पे देखता हूँ पाकिस्तान में कि वहाँ यहाँ का जो बिजनेसमैन है वो उसकी वेलबींग बहुत ज़्यादा हर्ट हो रही है। किस तरह वेलबींग हो रही है कि वो हर वक्त 24 घंटे 7 दिन 365 दिन साल के जी जी। उसको बस यही टेंशन लगी रहती है कि यार मेरा बिजनेस कहीं फेल ना हो जाए, कहीं मुझे ये कोई नुकसान हो जाए, यार ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो उसकी जो वो इसके अलावा बिजनेस के बाहर निकल ही नहीं पाता, वो घर भी जाता है तो वो हमेशा इसी सोच में इसी टेंशन में गुम रहता है। इसकी एक वजह ये भी है कि वो खुद ही मल्टीटास्किंग बहुत ज़्यादा काम कर रहा होता है। ये भी वजह है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि वो बिजनेस के, देखिए मैंने आपको बताया बिजनेस कहने में बड़ा आसान लगता है कि यार ये इट्स अ वेरी गुड थिंग, वो बड़ी अच्छी चीज़ है, नो डाउट। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं उसमें, ग्रो करने के बहुत चांसेस होते हैं, लेकिन ये है कि उसके साथ फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी होती है। तो बेशक। यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर द अपॉर्चुनिटी टू पे द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इसलिए मेरा मकसद ये था कि इतदाल रखें, ठीक है। यानी कि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। इवन अगर आप बिजनेस भी कर रहे हैं जी जी। तो आप अगर घर वालों को टाइम नहीं देंगे, घर वालों को अगर आप उनके हकूक़ अदा नहीं करेंगे, या और भी रिश्तेदारों के भी हकूक़ होते हैं, हमसायों के भी होते हैं, अगर वो नहीं करेंगे, सिर्फ हर वक्त कारोबार में ही लगे रहेंगे, तो ज़ाहिर डेफिनेटली वो इतदाल तो फिर आपको पता है अगर ना हो तो फिर वो ज़िंदगी भी और उसके जो इर्द गिर्द के लोग भी होते हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो बिल्कुल ठीक एक्सेस बात ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। सर, मैं चाहूँगा कि आप कुछ ऐसे ईज़ी, ठीक है, यंगस्टर्स के लिए कुछ ऐसे बिज़नेस के आइडियाज़ दें, जिसमें रिस्क और लॉस के कम चांसेस हों। देखिए उसमें मैं सजेस्ट करूँगा कि आप सर्विसेज की तरफ आएँ। ठीक है। यानी कि आप इन्वेंट्री खरीद के या प्रोडक्ट खरीद के आप वो बिज़नेस बेशक ना करें, ठीक है। देखिए कोई भी बिज़नेस है वो अच्छा हो सकता है हुँ। अगर वो चलता हो तो, ठीक है। हम आमतौर पे कहते होते हैं बिज़नेस वो जो चले, जी। ठीक है। यानी कि बिज़नेस वो होना चाहिए जो चलता हो, वो आपको खुद ब खुद मोटिवेट करता रहता है। तो मेरा जो ख़्याल है, आई वुड नॉट लाइक टू कन्फाइन यू टू सम पर्टिकुलर बिज़नेसेस। मैं ये चाहूँगा कि आप खुद देखें कि आपकी मार्केट में गैप क्या है, ठीक है। क्या प्रॉब्लम्स हैं, हुँ। उनको आइडेंटिफ़ाई करें। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि रिस्क कम हो, तो आप सर्विसेज साइड पे हैं। सर्विसेज साइड पे ये होता है कि आपको कोई इन्वेंट्री लेके रखनी नहीं पड़ती। ये डर नहीं होता कि यार ये कल को ना बिकी तो क्या करूँगा? ये डर नहीं होता कि ये कल को ख़राब होगी तो क्या करूँगा? ठीक है? हुँ। सर्विसेज में ये होता है कि आप बेस्ड ऑन द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स आप सर्विसेज उनको दे सकते हैं, हुँ। ठीक है। पहले ऑर्डर आता है, फिर जी। आप सर्विसेज देते हैं, ठीक है। तो यू कैन कंफर्म कि यार ये कस्टमर कंफर्म है, ठीक है। अब मैं इसके मुताबिक जो सर्विसेज हैं उसके लिए रिसोर्सेज वगैरह इकट्ठे करके इंटीग्रेट करके तो इनको सर्विसेज दे सकता हूँ, उसमें बिल्कुल रिस्क ठीक। कम होता है। ये नहीं, प्रोडक्ट में ये होता है कि आपको इन्वेंट्री रखनी पड़ती है, शायद आपको लाखों की इन्वेंट्री रखनी पड़े, हुँ। ठीक है, बल्क में इन्वेंट्री रखनी पड़े, तो बिल्कुल। वो उसमें नुकसान के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ठीक। आई वुड रिकमेंड कि आप डिजिटल मीडिया सर्विसेज पे चले जाएँ। आजकल एआई का दौर है, एआई की सर्विसेज बहुत ज़्यादा इन हो रही हैं, बिल्कुल। ठीक है। एजेंटिक एआई का दौर है जिसमें एआई एजेंट्स हैं, तो आप अच्छे कोई एजेंट्स बना के या डेवलप करवा के तो आप वो बेच सकते हैं और एक्सपोर्ट कर सकते हैं सर्विसेज को, अपने यूएस में कर सकते हैं, यूरोप में कर सकते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप, और अगर आपकी जो भी फील्ड है जी, जी। उसमें आप देखें कि सर्विसेज कौन सी ऐसी हैं जो कि जिसमें गैप है, ठीक है। जैसे मुझे ज़हन में आया कि क्योंकि आप देखें हर बंदा चाह रहा है कि मेरा यूट्यूब चैनल हो, बिल्कुल। ठीक है, और मैं कोई ना कोई कंटेंट अपलोड करता रहूँ, ठीक हुँ। है। तो लेकिन वो एक बंदा होता है उसको आमतौर पे इतना टाइम नहीं मिलता, ठीक है। आप फुल सर्विसेज दे सकते हैं ए टू जेड, या उसमें से कुछ मॉड्यूल्स में दे सकते हैं
कि यार आपकी वीडियोग्राफी भी हम करेंगे, हम उसकी जो है एडिटिंग भी खुद एडिटिंग भी करेंगे, करेंगे, ठीक है, इसको पोस्ट भी खुद करेंगे, थंबनेल्स भी ऐड हाँ करेंगे। इसको प्रमोट भी करेंगे। बिल्कुल। तो इस तरह की सर्विस दी जा सकती है। हम्म। किसी को सिर्फ वीडियो एडिटिंग चाहिए तो उसको वीडियो एडिटिंग करवाने दें, ठीक हो। करवा दें उसको, ठीक है। और बहुत ज़्यादा चार्जेस चार्ज ना करें, ठीक है। इनिशियली इतने चार्जेस चार्ज करें कि अगला बंदा कहे यार कोई नहीं, ये अगर ज़ाया भी हो जाते पैसे ना तो कोई नहीं था, मुझे तो फिर भी कोई फ़ायदा हो रहा है इससे, बिल्कुल। 5,000 10,000 15,000 20,000, ठीक है। जी जी। वो कहता है यार इट्स नॉट ए बिग deal। मैटर, ठीक है। तो ऐसे सर्विसेज दें। और एक मेरा मशवरा ये है कि जो भी सर्विसेज दें या अगर प्रोडक्ट्स भी करनी है तो कोशिश करें कि प्राइस कम रख के ज़्यादा लोगों को सेल करें, ठीक है। ठीक है। कुछ देखिए, बिजनेस करने के दो मेन मॉडल हैं। एक मॉडल ये है कि आप मार्जिन अपना ज़्यादा रखें तो कम लोग खरीदेंगे, ठीक है। लेकिन क्योंकि मार्जिन ज़्यादा है तो आपको एक रीजनेबल लेवल ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है। दूसरा, वही प्रॉफिट आप शायद कम मार्जिन रख के भी कमा सकते हैं, लेकिन किस तरह, वो ज़्यादा लोग खरीदेंगे। बिल्कुल। तो ज़्यादा लोग खरीदने का फ़ायदा ये होता है कि वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है। जब ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है तो फिर आप वर्ड ऑफ माउथ ज़्यादा अच्छा बनता है, ठीक है। जब आप थोड़े लोगों को बेचेंगे प्रोडक्ट और लिमिटेड और हाई प्राइस करके बेचेंगे, कम लोग खरीद पाएंगे, बिल्कुल। तो आपका जो ब्रांड नेम है या आपका जो रेपुटेशन है वो उस तरह नहीं बन पाएगी, ठीक है। हाँ, लेकिन ये भी देखना है कि मैस लेवल पे बिजनेस करने के लिए, ज़्यादा लोगों को बेचने के लिए फिर थोड़ी आप समझिए कि मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ती है। लेकिन क्योंकि बिजनेस चलाना पर्पज़ होता है कि यार चलो कुछ ना कुछ आए, बिल्कुल। तो मेरा ज़हन में ये होता है कि आप बेशक थोड़ा मार्जिन हो, थोड़े पैसे बचते हों, लेकिन एटलीस्ट आप जो है ना वो उस फील्ड में निकल गए, आगे निकल गए, तो और लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। देखें, अच्छा मार्केटर, अच्छा बिजनेसमैन वो है जो अपने कस्टमर की ज़िंदगी आसान करे। बेशक। अगर आपने अपने कस्टमर की ज़िंदगी आसान कर दी ना, उसके लाइफ प्रोसेसेस आसान कर दिए, तो मेरा नहीं ख्याल कि ज़्यादा देर लगेगी आपके बिज़नेस चलने में। और बिज़नेस चलने में कुछ टाइम लग सकता है, बिल्कुल। 1 साल 2 साल लग सकते हैं। अगर आप बिज़नेस को समझते हैं ना प्रॉपर चलाना है, तो प्रॉपर चलाने को साल 2 साल लग सकते हैं किसी भी बिज़नेस को। तो टाइम टेकिंग जो प्रोसेस टाइम है। टेकिंग होता है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। मैं उम्मीद करता हूँ कि देखने वालों ने बहुत कुछ सीखा होगा और उनको पता लग गया होगा कि उन्होंने कैसे न्यू बिजनेस स्टार्ट करना है। सो फॉर दिस अमेजिंग कंटेंट मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल।